विवेचना में आज राहुल देव बर्मन की कहानी, जिनमें क्षमता थी गद्य को भी संगीत में ढालने की। अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। दुनिया के इतिहास में साल 1969 की अपनी एक खास वजह है। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहली बार चांद पर कदम रखा था। गोल्डा मेयर इस्राएल की प्रधानमंत्री बनाई गई थी, दुनिया की तीसरी महिला प्रधानमंत्री। बोइंग 747 ने पहली उड़ान भरी थी। रॉकविले न्यूयॉर्क में पहली एटीएम मशीन लगाई गई थी। बीटल ने अपना आखिरी पब्लिक परफॉर्मेंस दिया था। ये वो जमाना था जब बाल बढ़ाए, बदरंग जीन्स पहने हिप्पी पीढ़ी ने दुनिया में अपने पांव पसारे थे। देविका रानी को पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था और राजेश खन्ना, किशोर कुमार और राहुल देव बर्मन की तिकड़ी भारतीय फिल्म संगीत की नई परिभाषा गढ़ने में लगी हुई थी। फिल्म कटी पतंग में राहुल देव बर्मन के दिए संगीत ने पूरे देश में धूम मचा दी थी। पहली बार किसी फिल्म संगीत में सांबा, पासो डोबल, कैलिप्सो, जैज और भारतीय शास्त्रीय संगीत के सम्मिश्रण का जबरदस्त इस्तेमाल किया गया था। कटी पतंग की सफलता से प्रभावित होकर शक्ति सामंत ने राहुल को अपनी एक और फिल्म अमर प्रेम के लिए साइन किया था, जिसमें उन्होंने अपने फिल्म करियर का बेहतरीन संगीत दिया था। रहना बीती जाए, शाम न आए, रहना बीती। अनिरुद्ध भट्टाचार्य जी और बालाजी विट्टल अपनी किताब R.D. बर्मन द मैन द म्यूजिक में लिखते हैं। पंचम ने बताया था उन्होंने एक बार अपने पिता को बेला बॉय जाए गाते हुए सुना था। वो धुन उनके दिमाग में घुस गई थी। उसी की तर्ज पर उन्होंने रैना पीती जाए को संगीतबद्ध किया था। मदन मोहन ने जब पहली बार लता मंगेशकर को ये गाना गाते सुना तो उन्होंने S.D. बर्मन को फोन कर इस गाने के लिए बधाई दी। जब S.D. ने सफाई दी कि ये धुन उन्होंने नहीं, उनके बेटे राहुल देव ने बनाई है, तो मदन मोहन को यकीन ही नहीं आया। मशहूर गायिका आरती मुखर्जी ने शास्त्रीय संगीत के दिग्गज मल्लिकार्जुन मंसूर को धारवाड़ में रहना बीती जाए गुनगुनाते हुए सुना था। जब मंसूर ने उनके चेहरे पर आश्चर्य के भाव देखे तो बोल पड़े, S.D. के बेटे ने इस गीत को कितना अच्छा संगीत दिया है। पंचम का अगला बड़ा ब्रेक था देवानंद की फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा। पहले देवानंद दम मारो दम गाने को उषा उत्थप से गवाना चाहते थे। उन्होंने उन्हें सन 1969 में दिल्ली के ओबरॉय होटल में गाते हुए सुना था। बाद में R.D. ने वो गाना आशा भोसले से गवाया। इस गाने के कई संस्करण रिकॉर्ड किए गए और उन्हें टुकड़ों में फिल्म में इस्तेमाल किया गया। हिप्पी पीढ़ी ने इस गाने को हाथों हाथ लिया। दिलचस्प बात यह है कि पहले ये फिल्म सचिन देव बर्मन को ऑफर की गई थी, लेकिन वो इस फिल्म की थीम से खास प्रभावित नहीं हुए। तब देवानंद ने राहुल देव बर्मन को इस फिल्म का संगीत देने के लिए चुना। सिर्फ 2 हफ्ते में उन्होंने फिल्म के संगीत को पूरा किया और यहां से R.D. के करियर को जबरदस्त उड़ान मिली। दम मारो दम, मिट जाए हम, बोलो सुबह शाम। हालांकि राहुल देव बर्मन की पहली फिल्म छोटे नवाब थी, लेकिन उससे कई साल पहले प्यासा में अपने पिता को असिस्ट करते हुए उन्होंने उस फिल्म के मशहूर गाने सर तो मेरा चकराए की धुन बनाई थी। इस गाने को उस साल की बिनाका गीत माला में दूसरा स्थान मिला था। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए।
शुरू में सचिन देव बर्मन ने अपने बेटे का नाम तबलू रखा। कई साल बाद उन्हें पंचम नाम से पुकारा जाने लगा। कहानी मशहूर थी कि जब भी उनके पिता सा का स्वर लगाते थे, राहुल हमेशा पा स्वर निकालते थे। इसके चलते ही मशहूर अभिनेता अशोक कुमार ने उन्हें पंचम नाम दिया। बचपन में पंचम बहुत फुर्तीले और बहादुर थे। अनिरुद्ध भट्टाचार्य जी और बालाजी विट्ठल लिखते हैं, एक बार उड़ीसा में गोपालपुर की यात्रा के दौरान समुद्र में नहाते समय एक सांप उनके पैर में लिपट गया था। उन्होंने बिना डरे सांप को अपने पैरों से अलग कर मार डाला था। सिर्फ एक चीज से उन्हें बहुत डर लगता था, वो थी घरों की दीवारों पर चलने वाली छिपकली। तैराकी उनका पसंदीदा खेल था। इससे न सिर्फ उनकी अस्थमा की बीमारी दूर हुई, बल्कि उसने उन्हें अपनी सांसों पर नियंत्रण रखना सिखलाया। वो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, वो 2 बार फेल हुए और उन्हें बालीगंज गवर्नमेंट स्कूल में अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। जिस दिन वो फेल हुए, उनके पिता सचिन देव बर्मन ने उन्हें एक रेले साइकिल उपहार में दी। उन्होंने तभी मन बना लिया कि उनका बेटा संगीत के क्षेत्र में जाएगा। उन्होंने पंडित समता प्रसाद से तबला बजाना और अली अकबर खां से सरोद बजाना सीखा। माउथ ऑर्गन उन्होंने अपने आप बजाना सीखा। 60 के दशक में शुरू हुआ राजेश खन्ना क्रेज अमिताभ बच्चन के उदय के साथ 70 के दशक के मध्य तक उतार पर पहुंच चुका था। जब खन्ना की फिल्म मेरे जीवन साथी के लिए पंचम ने पहले गाने ओ मेरे दिल के चैन की धुन बनाई, तो उसे प्रोड्यूसर हरीश शाह और राजेश खन्ना दोनों ने रिजेक्ट कर दिया। फिल्म फेयर के 7 सितंबर 1973 के अंक में ऑल फॉर द सॉन्ग शीर्षक से छपे अपने लेख में वी श्रीधर ने लिखा, ओ मेरे दिल के चैन गाने की धुन आरडी के मन में इस हद तक घर कर गई थी कि एक रात वो सुबह 4 बजे उठे, उस धुन को अपने कैसेट रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया और अपने म्यूजिक रूम में जाकर धुन को अंतिम रूप दिया। सन 2008 में पंचम के जन्म दिवस पर आयोजित समारोह में जब उनके साथी मनोहारी सिंह से वो गीत बजाने के लिए कहा गया जो पंचम के संगीत का पूरी तरह से प्रतिनिधित्व करता हो, तो उन्होंने अपने सैक्सोफोन पर ओ मेरे दिल के चैन को बजाया। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। पंचम की टीम के साथी भानु गुप्ता ने भी आरडी के संगीत के बारे में एक दिलचस्प कहानी बताई थी। अनिरुद्ध भट्टाचार्य जी और बालाजी विट्ठल लिखते हैं, भानु गुप्ता ने हमें बताया, एक दिन मैं पंचम के म्यूजिक रूम में बैठकर अपने गिटार के तारों को छेड़ रहा था। पंचम उस समय बाथरूम में नहा रहे थे। अचानक उन्होंने बाथरूम के दरवाजे से अपना सिर निकालकर कहा, बजाते ठाको, थीमो ना, यानी बजाते रहो, रुको नहीं। मैं गिटार बजाता रहा। जब वो बाथरूम से बाहर आए तो वो एक धुन गुनगुना रहे थे जो मेरे गिटार के तारों से निकली आवाज से मेल खा रही थी। लाइन थी, मुझे चलते जाना है। बाद में उन्होंने गाने की पहली 2 लाइनों को संगीत दिया। इस तरह गाने की तीसरी लाइन का संगीत पहले दिया गया और मुखड़े का बाद में। गाने की पहली लाइन थी, मुसाफिर हूं यारो। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना। इसी तरह का एक किस्सा रणधीर कपूर सुनाते हैं। एक दिन जब मैं पंचम के घर में घुसा तो देखता क्या हूं कि वो और उनके सहायक आधी भरी बियर की बोतलों में फूंक मार रहे हैं। 1 मिनट के लिए तो मैं समझा कि वो पागल हो गए हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि माजरा क्या है, तो उन्होंने कहा कि वो एक नई तरह की आवाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो आवाज़ थी जो आप फिल्म शोले के गाने महबूबा महबूबा के शुरू में सुनते हैं। रिकॉर्डिंग के दौरान इस तरह की आवाज़ निकालने की जिम्मेदारी बासु चक्रवर्ती को दी गई थी। साथ साथ परकशन के तौर पर रबाब और उर्दू ढोलक यानी ढोलक को उल्टा कर बजाने का इस्तेमाल भी किया गया था।
इसी तरह का एक किस्सा इजाज़त फिल्म के गाने मेरा कुछ सामा पड़ा है का भी है। गुलजार अपनी आत्मकथा धूप आने दो में लिखते हैं, जब मैंने ये गाना पंचम को दिया तो उसने उस पर नज़र दौड़ाने के बाद कहा, अच्छी स्क्रिप्ट है। मैंने कहा, पंचम ये गाना है, फिल्म सीन नहीं, और तुम्हें इसकी धुन बनानी है। उसके माथे पर बल पड़ गए। बोला, गुल्लू, कल तुम मेरे पास टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार लेकर आओगे और मुझसे उसकी धुन बनाने के लिए कहोगे। ये कहकर उसने गाने को एक तरफ रख दिया। आशा जी पंचम के बगल में बैठी हुई थी। उन्होंने गाना उठाया और उसकी पहली लाइन गुनगुनाने लगी। पंचम ने उनका शब्द पकड़ लिया, लौटा दो। उसे आशा के गुनगुनाने का तरीका पसंद आया। थोड़ी देर बाद उसने खुद कहा, अच्छा लग रहा है। फिर उसने गाने का कागज़ आशा के हाथ से ले लिया और हारमोनियम अपनी तरफ खींच लिया। 2 मिनटों के अंदर मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है कि धुन तैयार थी। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। बंगाल के कुछ हलकों में एक अजीब सा मजाक प्रचलित था कि एस.डी. बर्मन फिल्म शोले के महबूबा महबूबा गाने के शोर से इतने ज़्यादा हिल गए कि उन्हें पक्षाघात हो गया। लेकिन सच्चाई ये है कि एस.डी. को अपने बेटे की उपलब्धियों पर गर्व था। खगेश देव बर्मन ने एस.डी. की जीवनी एस.डी. बर्मन द वर्ल्ड ऑफ हिज म्यूजिक में लिखा। एक बार एस.डी. सुबह की वॉक पर गए, तभी उन्होंने सुना कि कुछ लोग फुसफुसा रहे हैं, देखो आर.डी. बर्मन का पिता। उन्होंने अपनी वॉक बीच में ही छोड़ी और घर आकर अपनी पत्नी से कहा, तुम्हारा लड़का कितना बड़ा आदमी बन गया है। अभी तक लोग मुझे एस.डी. बर्मन के रूप में पहचानते थे, आज किसी ने मुझे देखकर कहा, वो देखो आर.डी. बर्मन का पिता जा रहा है। जावेद अख्तर ने पहली बार सागर फिल्म में पंचम के साथ काम किया था। वो खंडाला के एक होटल में सागर के डायलॉग लिख रहे थे। वहाँ से उन्हें फिल्म की एक संगीत सिचुएशन पर बात करने बम्बई आना पड़ा। पंचम ने उन्हें एक धुन देकर उस पर गाना लिखने के लिए कहा था। जावेद अख्तर याद करते हैं, उस धुन पर मेरे लिखे गाने का मीटर मेल नहीं खा रहा था, इसलिए मैंने धुन को एक तरफ रखा और अपने मन से गाना लिख दिया। आर.डी. ने मुझसे कहा, ठीक है, आप मुझे गाना लिखवा दीजिए। उसने कागज़ और कलम उठाई और मैंने उन्हें गाना डिक्टेट करना शुरू कर दिया। जब तक वो लिखना ख़त्म करते, उनके दिमाग में गाने की धुन बनना शुरू हो गई थी। गाने का आखिरी शब्द लिखने के बाद उन्होंने अपना हारमोनियम खोला और गाना शुरू कर दिया। इस तरह चेहरा है या चांद खिला है गाने का जन्म हुआ। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ खनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली। आशा भोसले ने 23 मई 2009 को आनंद बाजार पत्रिका को दिए इंटरव्यू में कहा था, पंचम का व्यक्ति प्रबंधन गजब का था। उनको ये पता होता था कि किस गायक और संगीतकार से बिना उस पर दबाव डाले उसका सर्वश्रेष्ठ किस तरह निकलवाना है। किशोर कुमार से वो मजाक करते थे, मन्ना डे से वो गंभीरता से पेश आते थे, लता के साथ उनकी बहुत गर्मजोशी थी। मैंने उनको लता के साथ बांग्ला में बात करते और अपने पारिवारिक मामलों पर चर्चा करते हुए देखा है। पंचम अपने सनकीपन के लिए भी मशहूर थे। गुलजार लिखते हैं, पंचम हमेशा जल्दबाजी में रहते थे। वो चाय मांगते थे, उबलती हुई चाय उनके सामने आती थी। उनमें इतना सब्र नहीं था कि वो उसके ठंडा होने का इंतज़ार करते। वो उसमें पानी मिलाकर उसे ठंडा करते और खुशी खुशी पी जाते। जलती हुई सिगरेट पर लौंग रखकर वो गहरा कश लेते थे। उनका मानना था कि ऐसा करने से वोकल कॉर्ड साफ होते थे। सन 1966 में पंचम ने रीता पटेल से शादी की, लेकिन ये शादी बहुत दिनों तक नहीं चली। 5 साल बाद ही दोनों अलग हो गए। इस बीच आशा भोसले से पंचम की नज़दीकियां बढ़ने लगी। 7 मार्च 1979 को दोनों ने विवाह कर लिया। इस मौके पर लता मंगेशकर,
किशोर कुमार, हृदयनाथ मंगेशकर की पत्नी भारती मंगेशकर और उनके एक दोस्त बाबू भाई देसाई मौजूद थे। ये खबर पंचम की मां मीरा को इस डर से नहीं बताई गई थी कि कहीं उन्हें इस बात से धक्का न लगे कि उनके बेटे ने उस महिला से शादी की है जो उनसे उम्र में 6 साल बड़ी है और विधवा है। इस मौके पर कोई तस्वीर नहीं खींची गई थी। 3 जनवरी 1994 को रात 2:30 बजे जब वो टेलीविजन पर बीबीसी का समाचार देख रहे थे, उनको अचानक पसीना आने लगा और उनके सीने में भयानक दर्द उठा। तुरंत एम्बुलेंस बुलाई गई। जब तक 3:40 पर एम्बुलेंस उनके घर पहुंचती, आर.डी. बर्मन बेहोश हो चुके थे। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उस समय उनकी उम्र थी मात्र 54 वर्ष। उनकी मां मीरा देव बर्मन को उनकी मौत का दुख नहीं सहना पड़ा क्योंकि वो अल्जाइमर से पीड़ित थी। सन 2007 में अपने जीवन के आखिरी दिनों तक वो यही समझती रही कि उनका बेटा तबलू लंदन में रहकर संगीत रचना कर रहा है। रेहान फजल, BBC, दिल्ली।